क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाय अ लिस्टेड इशूअर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आईसीडीआर एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ आईसीडीआर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने एप्लीकेबिलिटी देखी और उसमें हमने कहा कि जहाँ पब्लिक इशू होगा वहाँ आईसीडीआर 2009 एप्लीकेबल हो जाएगा। जहाँ राइट इशू होगा 50 लाख या उससे ज़्यादा, वहाँ पर आईसीडीआर एप्लीकेबल हो जाएगा। और जहाँ पर हमने देखा ये पॉइंट कि जहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाय अ लिस्टेड इशूअर, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एक टाइप का इशू है और ये लिस्टेड इशूअर अगर कर रहा है तो वहाँ पर आईसीडीआर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए इस लिस्ट को पूरा कर लेते हैं पहले। ठीक है, एन इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी इसको बोलेंगे हम आईडीआर। क्या बोलेंगे इसे? आईडीआर। ध्यान से सुनना। एक यूएस की कंपनी जो यूएस में लिस्टेड है, वहाँ बिजनेस करती है, उसे इंडियन मार्केट से पैसा उठाना है। जब इंडियन एक बाहर की कंपनी इंडिया में अपने डिपॉजिट अपने शेयर इशू करेगी, तो एक चीज़ याद रखना कि अमेरिकन कंपनी के शेयर्स तो डॉलर डिनोमिनेटेड थे, यानी वहाँ की करेंसी में थे। उन शेयर्स को पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा और ये काम कैसे होगा? थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आगे ये डिटेल में होंगे, तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना मान के चलिए, आप यहाँ पर इतना मान के चलिए कि ये चीज़ें, आप यहाँ पर इतनी चीज़ मान के चलिए कि आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो होंगे वो अमेरिकन कंपनीज इशू करेगी इंडियन शेयर होल्डर्स को, और वो रुपी डिनोमिनेटेड शेयर इशू होंगे। ओरिजिनली वो शेयर्स डॉलर डिनोमिनेटेड थे, लेकिन इंडिया में जब इशू होंगे तो वो रुपीस डिनोमिनेटेड होंगे, तो उन पर भी ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगी, वहां भी ये एप्लीकेबल होंगी। तो हम क्या सीख चुके हैं अब तक? पब्लिक इशू में होगा, राइट इशू में होगा। अब प्रेफरेंशियल इशू, यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, प्रेफरेंशियल। ठीक है, देखो एक पब्लिक इशू है और एक क्या है? प्रेफरेंशियल इशू। यानी यहाँ पे आप कुछ सिलेक्टेड लोगों को, यानी कुछ प्रेफरेंस है आपकी, उन लोगों को आप शेयर्स दे रहे हो। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स भी डिटेल में बेटा। अब आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इस 1 घंटे के लेक्चर में या 1.5 घंटे के लेक्चर में हर टाइप के इशू के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ आपको गिनवा रहा हूं पहले। देखो बेटा, ये इशू हैं और इन इश्यूज में आईसीडीआर एप्लीकेबल होता है। तो अभी आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे। अब आप ये नहीं जानना चाहेंगे जी ये प्रेफरेंशियल इशू क्या है, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या है। सबका नंबर बारी बारी से आएगा, सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आएंगी। फर्स्ट क्लास में इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। आज हमने सिर्फ ये जोर लगाना है कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें। जैसे आईडीआर इशू होगा इंडिया में, ठीक है, आईडीआर को याद करना है तो आपने एडीआर और जीडीआर के साथ याद करना होगा। एडीआर होगा, एडीआर में इशू शेयर कहाँ होंगे? अमेरिका में। अमेरिका के अलावा जब शेयर इशू होंगे तो जीडीआर होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और जब ये शेयर्स इंडिया में इशू होंगे तो इसे कहा जाएगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। आईडीआर कौन करेंगी? बाहर वाली कंपनी इंडिया में करेगी। और एडीआर और जीडीआर कौन करेगा? एडीआर और जीडीआर इंडियन कंपनीज करेंगी बाहर के देशों में। तो आपने ध्यान से नोट करना है बेटा। ठीक है, और एक चीज और इसमें हम नोट कर लेते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स भी एक इशू होता है बाय अ
लिस्टेड इशूअर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं। आगे आने वाले समय में मैं हर एक के बारे में आपको बताऊंगा। तो टोटल मिला के देखो ये 6 होने चाहिए, देखो 6 हुए कि नहीं। पहले हमने पब्लिक इशू कवर किया था। पब्लिक इशू के बाद फर्स्ट जो पेज पर मैंने लिया आपके लिए, वहां पर पब्लिक इशू के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और पब्लिक इशू के बाद एक स्पेसिफाइड राइट इशू के बारे में जहां पे वैल्यू लिमिट है उसे डिस्कस किया। और राइट इशू के बाद और हमने देखा फिर, शाबाश बेटा, और जो रिमेनिंग है प्रेफरेंशियल इशू देखा एक हमने, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड तीसरा देखा बेटा, एन इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट फोर्थ, प्रेफरेंशियल इशू 5 और इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय अ लिस्टेड इशूअर। तो इन जगह पर एप्लीकेबिलिटी है इनकी, यानी जो भी हम रेगुलेशंस पढ़ेंगे, अब जो भी फ्लो चार्ट हम बनाएंगे वो यहाँ सब जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उस फ्लो चार्ट का यूज यहाँ पे होगा बेटा। आइए जाते जाते हम इसका आगे बढ़ने से पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी भी डिस्कस कर लें। नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ ये लागू नहीं होती हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होती है, कि कहाँ आप इशू करेंगे और आईसीडीआर फॉलो आपको नहीं करेगा। लिख लीजिए provisions of these regulations। थोड़ा सा स्पीड भी बेटा आप मेंटेन करेंगे, और अगर लिखते लिखते आप पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, तो आप पॉज कर सकते हैं वहां पे। प्रोविजंस ऑफ दी, बहुत ध्यान से नोट करना, provisions of these regulations are not applicable to are not applicable to, ठीक है बेटा, issue of securities issued under, ठीक है, SEBI substantial acquisitions of share takeover code SAST takeover code 2011। शाबाश बेटा, आप इसका समझ लेंगे बेटा, क्योंकि SAST रेगुलेशंस भी सेबी ने एक पर्टिकुलर टाइम पर कंपनी के टेक ओवर के टाइम पर, कंपनी के जब टेक ओवर होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के इतने शेयर खरीद लेगी कि पहली कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाएगी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाएगी तो उसे हम टेक ओवर कहेंगे। और अगर कोई कंपनी टेक ओवर करती है और SAST की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो ओपन ऑफर किया जाता है। ओपन ऑफर किया जाता है बेटा, तो वहां पर पब्लिक को ऑफर किया जाता है, शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं जो, तो वहां पर इशू ऑफ सिक्योरिटीज के दौरान जो ओपन ऑफर होगा वहां पर ICDR 2009 एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर सेबी के SAST रेगुलेशंस, यानी सेबी सब्सटेंशियल मतलब मैक्सिमम एक्विजिशन मतलब शेयर खरीदना, शेयर्स, ठीक है। और जब आप किसी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीद लोगे तो उस कंपनी को आप टेक ओवर कर लोगे, तो उसका नाम भी रखा सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स टेक ओवर कोड 2011। अब आप SAST अगर लागू हो गई तो वहां पे फिर उस इशू में, वहां पे इशू ऑफ शेयर्स में, शाबाश, ठीक है, ICDR एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेबी एक ही जगह पर दो तरह के रूल्स रेगुलेशंस लागू करके, ठीक है, अगर एक ही जगह पर दो तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगे तो वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो सेबी ने SAST की बातों को अलग रखा और इशू ऑफ शेयर्स की बातों को अलग रखा। तो आप ध्यान से ये बात समझ लेंगे कि जहां SAST अप्लाई हो रहा है वहां पे
इशू ऑफ शेयर्स में आईसीडीआर अप्लाई नहीं होगा। ये सुन लीजिए बात। तो अगर नॉन एप्लीकेबिलिटी आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं कि सर नॉन एप्लीकेबिलिटी समझ में नहीं आई। बस इतनी बात याद रखनी है कि जहाँ एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स और टेक ओवर की बात होगी और वहाँ एसएएसटी लागू हो रहा होगा। अब ये बात तो बेटा सेबी एसएएसटी कहाँ लागू होता है, तो उसके लिए तो हमें सेबी एसएएसटी रेगुलेशंस पढ़ने होंगे और उन्हें पढ़ने के बाद ही हमें ये ज्ञात होगा कि कहाँ एसएएसटी अप्लाई होता है और कहाँ आईसीडीआर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इससे ज़्यादा बात कन्वे नहीं कर पाऊंगा आपको कि जहाँ एसएएसटी लागू हो रहा है वहाँ आईसीडीआर लागू नहीं होगा। ठीक है, आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ आईसीडीआर है क्या। हमने अब तक क्या देखा? हमने अब तक ये देखा कि आईसीडीआर कहाँ से आए, उनका ये नाम क्यों पड़ा, वो कहाँ से आए, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ कहाँ किस किस टाइप ऑफ शेयर्स पर वो एप्लीकेबल हैं और किस किस टाइप पर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब बातें हमने अभी तक देखी। अब इनके अंदर मैं इस पूरे जो एक्टिविटीज़ होंगी उसका मैं एक डायग्राम आपको बना के देना चाहता हूँ, उसका एक फ्लो चार्ट मैं बनाना चाहता हूँ ताकि आपको दुविधा ना रहे पढ़ते वक्त, कोई आपको परेशानी ना रहे। आपको उस डायग्राम को आप बड़ा हैंडी सा रखेंगे और समय पढ़ने पढ़ने पर उसे आप रेफर भी करते रहेंगे और आपको ये पता भी चलता जाएगा कि हम कितना काम अचीव कर चुके हैं और कितना काम अभी पेंडिंग है। आप इन्हें पढ़ते पढ़ते अधीर ना हो जाएं, व्याकुल ना हो जाएं, ठीक, काले ना पड़ जाएं। पंजाबी में कहावत है कि कोई बंदा है ना, आपने किसी को मिलने का टाइम दे रखा और वो लेट हो जाए तो आप कहते हो यार कितनी देर हो गई, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा इन्हें करने में। तो इसीलिए इस डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक तो समझने के लिए और दूसरा ठीक है मैनेजमेंट करने के लिए कि आपको पता लगता रहेगा कि सर ने ये वाली बात डिस्कस कर ली है, ये वाली बात डिस्कस कर ली है, ये रहती है, ये रहती है और ये रहती है। आइए आइए इस डायग्राम को हम देखेंगे और इस चैप्टर को एक नाम देंगे, इसको बोलेंगे कंडीशंस फॉर मेकिंग पब्लिक एंड राइट इश्यूज। कंडीशंस फॉर मेकिंग पब्लिक एंड राइट इश्यूज। आइए, तो मोर और लेस ये बातें अप्लाई होती हैं। ठीक है बेटा, कुछ इश्यूज के लिए हम स्पेसिफिक रेगुलेशंस प्रोवाइड करेंगे तो, और कुछ के लिए कॉमन कंडीशंस होंगी। तो ऊपर एक नाम लिखेंगे कॉमन, यानी कोई भी इशू होगा तो वहां पर ये कॉमन बातें तो अप्लाई होंगी ही होंगी, कॉमन कंडीशंस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज देखा ना आपने, तो पहले हम करेंगे इसकी कॉमन कंडीशंस फॉर पब्लिक एंड राइट इशू, फॉर पब्लिक एंड राइट इशू। आइए इस डायग्राम को भी आप समझेंगे और अगर ये पूरे कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप बधाई की पात्र हैं। कंडीशंस, कॉमन कंडीशंस फॉर पब्लिक एंड राइट इशू, तो वहां पे हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज। तो एक आया था पब्लिक इश्यूज और एक आया था राइट इश्यूज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली बात क्या करेंगे, शाबाश, सबसे पहली बात हम करेंगे जनरल कंडीशंस की। कुछ जनरल कंडीशंस हैं, यानी जब तक आप इन जनरल कंडीशंस को नहीं पूरा करते हम आपको ये परमिशन ही नहीं देंगे कि आप कोई भी इशू कर पाएं, ना पब्लिक इशू कर पाएं। ठीक है बेटा, पब्लिक इशू करने के लिए ये जनरल कंडीशंस हैं कुछ, और ये जनरल कंडीशंस कहाँ दी हैं, ये दी हैं रेगुलेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो रेगुलेशन के लिए मैं आर वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जब आपने जनरल कंडीशंस पूरी कर लेंगे इनकी, फर्दर आपको करना है कुछ अपॉइंट करना है, आपको करना है अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, ये प्रोफेशनल है, ये एक्सपर्ट है प्राइमरी मार्केट का, और इसे सेबी के प्रोसीजर्स के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से मालूम है। तो इतने बड़े लेवल पर जब इशू होगा तो एक प्रोफेशनल, एक ये मर्चेंट बैंकर एक कंपनी होगी जो आपके इशू को मैनेज करेगी। तो इसकी अपॉइंटमेंट करनी है और वो आप करोगे, शाबाश।
और मर्चेंट बैंकर की ही नहीं और लोगों की भी अपॉइंटमेंट होगी। आगे हम इसे पढ़ेंगे। शाबाश। एंड अपॉइंटमेंट, एक और वर्ड लिखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडियरीज, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडियरीज। खाली मर्चेंट बैंकर की नहीं, बैंकर्स टू इशू, सिंडिकेट मेंबर्स, तो अदर इंटरमीडियरीज की भी अपॉइंटमेंट होगी। यानी प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरीज के थ्रू ये इशू होगा। ये कंपनी इशू अपने दम पर अकेली नहीं कर पाएगी। कंपनी को तो जनरल कंडीशंस पूरी कर देगी तो उसे एलिजिबल मान लिया जाएगा और फिर उसे मर्चेंट बैंकर और दूसरे इंटरमीडियरीज भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो आइए, जनरल कंडीशंस हमने पढ़ी कि जो सबके लिए एप्लीकेबल है। अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर कर दिया जी, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडियरीज कर दी। फिर क्या करना है, फिर सेबी को बीच में इन्वॉल्व कर देना है। ठीक है, सेबी बीच में इन्वॉल्व कैसे होगी, सेबी को फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो अगली देखिए बेटा, फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। अब जो कंपनी इशू करेगी, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करेगी, ठीक है, जिसे आप कंपनी लॉ की लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टस बोल देते हैं। तो कंपनी जब ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करेगी तो उसमें सेबी सबसे पहले सेबी को वो फाइल करेगी बेटा। पब्लिक को भेजने से पहले उसका डिटेल्ड प्रोसीजर हम रेगुलेशन 6 में करेंगे, आने वाले रेगुलेशंस में, आने वाली क्लासेस में। शायद दूसरी क्लास इसी चीज़ के ऊपर होगी, फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो सेबी कंपनी एक मर्चेंट बैंकर के थ्रू, मर्चेंट बैंकर जो अपॉइंट किया था कंपनी ने ऊपर, उसके थ्रू एक ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेगी। और ऑफर डॉक्यूमेंट जब फाइल कंपनी करेगी तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए, तो सेबी उन कमियों को दूर करेगी, सेबी गाइड करेगी। ठीक है, जैसे पहली बार कोई आदमी काम करता है तो बड़े उसे गाइड करते हैं, तो सेबी ऐसे ही कंपनी को गाइड करेगी। तो उसमें कोई कमियां होंगी तो सेबी उसे दूर करेगी। शाबाश बेटा। तो ऑब्टेनिंग, फिर बेटा क्या करना है, एक मैंडेटरी काम करना है, ऑब्टेनिंग। फिर क्या कंपनी को ऑब्टेन करना है, ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब प्रिंसिपल अप्रूवल और अप्रूवल में क्या फ़र्क है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले पूरी बात लिख लो। प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरएसई, फ्रॉम आरएसई। अब कंपनी पब्लिक इशू कर रही है तो लिस्टिंग इज मैंडेटरी। लिस्टिंग यानी लिस्टिंग क्या होती है, जब कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज, यानी जब स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर्स की खरीदारी या बिकवाली होती है तो हम कहते हैं जी कंपनी लिस्टेड है। हम क्या कहते हैं जी, कंपनी लिस्टेड है। जब किसी कंपनी की शेयर्स की बिकवाली, खरीदारी स्टॉक एक्सचेंज में होती है तो हम कहते हैं जी कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है। तो पब्लिक इशू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लें। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी मार्केट में बड़ी अच्छी दुकान है, बड़ा नाम है आपका। देखते हैं ना आप ऐसा कि एक आप बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के शॉप्स मिलती हैं। तो आप देखते हैं कि एक एक शॉप पर किराना का सामान मिलता है और वो शॉप बहुत चलती है। ठीक है, आपकी मम्मी आपको झोला देकर, थैला देकर बोलती है बेटा जाओ, ठीक है, नत्थूलाल की दुकान से सामान ले आओ। वो बोलता है कि नत्थूलाल भाई, नत्थूलाल की दुकान पे क्यों जाऊं? वो कहते हैं कि नत्थूलाल की दुकान पे इसलिए जा क्योंकि वो तेरी शक्ल देख के तेरे को सामान नहीं देगा। अब कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि शक्ल देख के सामान देते हैं। अच्छी शक्ल होगी तो अच्छा सामान देंगे, अगर बुरी शक्ल होगी तो बुरा सामान देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आउटर लुक से ये लगेगा कि आउटर अपीयरेंस से, चाहे आप देखने में वैसे एक्चुअली आप चाहे करोड़पति हो, लेकिन कई करोड़पति लगते नहीं कि वो करोड़पति होते हैं, और कई करोड़पति नहीं होते तो लगते हैं कि वो करोड़पति होते हैं। अब आउटर अपीयरेंस देख के कुछ दुकानदार आपसे डील करते हैं। यानी आपके पास अगर आप किसी फ्रूट खरीदेंगे और किसी फ्रूट खरीदने वाली रेडी के ऊपर आप कार से उतरेंगे तो कार फ्रूट बेचने वाला उसके रेट बढ़ा देगा। तो मुझे जब मैं ये फ्रूट खरीदने जाता हूँ तो अपनी कार को थोड़ा सा पीछे पार्क कर देता हूँ ताकि वो रेट कार को देख के रेट ना बढ़ाए। तो ऐसे ही
आपकी मम्मी ने कहा भाई नत्थूलाल की दुकान पे जाना, वो तुम्हारी शक्ल देख के नहीं रेट बढ़ाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि तू छोटा बच्चा है और बच्चे को देख के प्राइस ज़्यादा या क्वालिटी कम नहीं कर देगा। उसका प्राइस भी एक है, क्वालिटी भी उसकी एक है, गुडविल है नत्थूलाल की। ठीक है। और मुझे बिजनेस करना है आपके शहर में, मुझे आपके शहर में माल बेचना है अपना। मैंने एक बिस्किट बनाया और मैंने कहा कि भाई मैंने पता किया कि भाई मुझे बिस्कुट बेचना है यहाँ पे, तो मैं बताओ ये बिस्किट कहाँ किसके थ्रू बेचूं। तो मुझे किसी ने बताया भाई नत्थूलाल अगर तेरी अपनी दुकान पे तेरा बिस्किट बेच लेगा ना, तो तेरे बिस्किट की बड़ी सेल होगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं नत्थूलाल के पास जाता हूँ, नत्थूलाल जी को मैं राम राम करता हूँ। हाँ जी राम राम जी नत्थूलाल जी, राम राम जी। हाँ आओ बैठो भाई साहब बैठो। हाँ क्या क्या किस लिए आए हो? मैंने कहा नत्थूलाल जी मैं आपकी दुकान पे अपना माल बेचने के लिए आया हूँ। तो नत्थूलाल ने पूछा भाई क्या माल है, कब से बना रहे हो, कहाँ पे फैक्ट्री है, आपकी मैनेजमेंट में कौन है, ठीक है, क्वालिटी दिखाओ, हम पहले क्वालिटी देखेंगे, फिर ठीक है, फिर उधार कितना दोगे। फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नत्थूलाल लगाएगा। और जब नत्थूलाल अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो अपनी अप्रूवल दे देगा माल को दुकान में रखने का। फिर फिर कंपनी के जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो, वो जाके नत्थूलाल की दुकान पे सामान को दिखा देंगे, ताकि कोई भी ग्राहक आए तो पता लग जाए नत्थूलाल के कस्टमर को कि मेरा माल भी नत्थूलाल की दुकान पे बिकता है। तो ऐसे ही एक कंपनी जो अपने शेयर्स किसी आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर बेचना चाहती है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक लिस्टिंग एग्रीमेंट करती है। लिस्टिंग एग्रीमेंट के बाद क्या होगा, जब ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अपने शेयर्स को लिस्ट करेगी, भाई इन शेयर्स की बिकवाली होती है हमारे यहाँ पे। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स को कुछ इस तरह से लिस्ट करती है, जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू कार्ड रखा होता है कि मटर पनीर इतने रुपए के हैं, शाही पनीर इतने रुपए का है, दाल मखानी इतने रुपए की है, तंदूरी रोटी इतने रुपए की है, लच्छा परांठा इतने रुपए का है। आप सोच रहे हो सर बस भी करो, भूख का टाइम हो रहा है, और आप क्या क्या नाम ले जा रहे हो बताओ। मैं समझा रहा हूँ आपको कि पिज़्ज़ा इतने का है, बर्गर इतने का है, लस्सी इतने रुपए की है, चाय इतने रुपए की है। तो ऐसे ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अपना एक कार्ड, मेन्यू कार्ड बनाती है कि ये जी ये शेयर हमारे यहाँ इतने का बिक रहा है, ये शेयर इतने का बिक रहा है, ये शेयर इतने का बिक रहा है। तो कंपनी का शेयर भी जैसे दूसरे शेयर लिस्टेड हैं कि ये फलाना शेयर इतने रुपए का, फलाना शेयर इतने रुपए का, ऐसे ही कंपनी के शेयर्स भी लिस्ट हो जाएंगे, और कंपनी कंपनी के शेयर भी लिस्ट हो जाएंगे, और वो कस्टमर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस क्वालिटी का शेयर इतने इतने रुपए का मिल रहा है। ठीक है। तो इसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सर इतनी बात समझ में आती है कि अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या है? अभी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। आप एक में भी अप्लाई कर सकते थे, आप दो में भी अप्लाई कर सकते हो, कम से कम एक में करना तो जरूरी है, देख लो। ठीक है। लेकिन आपकी मैनेजमेंट को लगता है, आप एक कंपनी हो, आपकी मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं भाई एक से ज्यादा में करने की जरूरत है, हम एक में नहीं हम दो में करेंगे, तो दोनों की अप्रूवल लेनी है। लेकिन किसी एक को डेसिग्नेटेड करना पड़ेगा, किसी एक को मेन स्टॉक एक्सचेंज चूज करना पड़ेगा दोनों में से। ठीक है। तो दोनों की अप्रूवल लेनी है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब ये है कि जो आपकी दोनों स्टॉक एक्सचेंज है उन दोनों की अप्रूवल लेनी है। यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब ये है कि अगर आपने शेयर्स दो जगह, दो प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने की सोची है, तो दोनों की प्रिंसिपल अप्रूवल यानी दोनों की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, और उन दोनों में से किसी एक को आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि ये वाली आरएससी मेरी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है बेटा। तो शाबाश। तो ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरएससी, ये बात समझ में आई। पहली बात हमने क्या पढ़ी? हमने क्या पढ़ी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनरल कंडीशंस को फॉलो करेंगे, उसके बाद मर्चेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद अदर इंटरमीडियरीज की अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है। उसके बाद फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी। तो यहाँ लिख लीजिए विद सेबी। तो सेबी के साथ ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, और फिर प्रिंसिपल अप्रूवल आप ले लोगे। प्रिंसिपल अप्रूवल किसकी ले लोगे? ठीक है बेटा। आरएससी की प्रिंसिपल अप्रूवल लेने के बाद तो, और जो सेबी ने आपके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को में अमेंडमेंट करवा दी थी, चेंज करवा दिया था,
और वहाँ भी उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइनल होने के बाद आप उसे आरओसी के पास फाइल करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखिए बेटा, फाइलिंग ऑफ फाइनल ऑफर फाइनल फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जिसे आपने सेबी के पहले पास अप्रूव किया था, सेबी ने उसे उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे। फाइलिंग ऑफ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट टू, ठीक है, टू आरओसी रिकॉग्नाइज्ड, आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यहाँ पे, और डीएससी, डीएससी सर, आर आर ऊपर आपने पढ़ा लिखा आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और नीचे लिख रहे हैं डीएससी। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़र्क है वो मैंने बताया आपको ऑलरेडी, कि अगर अगर बेटा सुन लो ध्यान से बात, अगर शेयर एक ही जगह पे लिस्टेड हैं तो आरएससी और डीएससी में कोई फ़र्क नहीं होगा, जो आरएससी है वो डीएससी है। अगर शेयर दो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे तो एक को आपको चूज करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी आरएससी है, कौन सी डीएससी है। ठीक है, तो डीएससी को फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आप अपॉइंट करोगे, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आप फाइल करोगे। और आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को क्यों करना है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है, ये सेबी एक्ट की रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, सेबी एक्ट की रिक्वायरमेंट आप रेगुलेशंस पढ़ रहे हो, लेकिन साथ में कंपनी लॉ भी अप्लाई होता है, तो कंपनी लॉ की भी रिक्वायरमेंट है ये कि आपको इशू करने से पहले आरओसी को प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। तो हम आरओसी को भी प्रोस्पेक्टस फाइल कर देंगे। तो सेबी एक्ट और कंपनीज एक्ट अब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं इस पॉइंट पर। कंपनी एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है और सेबी एक्ट की, सेबी रेगुलेशंस की भी रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद शाबाश, इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स होंगे बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स की अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो जाती है। अंडर राइटर्स कौन है, ठीक है बेटा, क्योंकि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंश्योर करना पड़ता है बेटा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि कंपनी अगर 100 शेयर इशू करती है तो 90 शेयर्स सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। ठीक है, मैं आपको अंडर राइटर्स की इसके बारे में तो डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अंडर राइटर क्या काम करेंगे। आपको एक अंडर राइटर जो इंटरमीडियरी है अंडर राइटर वो अपॉइंट करना पड़ेगा। देखो, अगर शुरू से अब आप कह रहे हो कि जी यहाँ अपॉइंटमेंट करी, ऊपर भी अपॉइंटमेंट कुछ करी, तो इस पॉइंट को ऊपर क्यों नहीं बता दिया आपने? भाई ऊपर इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब तक आरओसी, जब तक डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, जब तक सेबी, ये सारी अप्रूवल आपको नहीं मिल जाती, तब तक अंडर राइटर अपॉइंट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है बेटा, जब तक, है ना, आप आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो एग्जामिनेशन फॉर्म तो आप बाद में भरोगे ना, जब आपको एडमिशन मिलेगा। आप पहले थोड़ी जाके एग्जामिनेशन फॉर्म भराओगे। ठीक है, तो इसीलिए वही बात है कि अंडर राइटर का अपॉइंटमेंट शुरू में करना लॉजिकल नहीं था। यानी आपको आरओसी की अप्रूवल मिल गई है, आपको स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल मिल गई है, सेबी की अप्रूवल मिल गई है, और फिर जाके आप अंडर राइटर की अपॉइंटमेंट करो, तो ये लॉजिकल बात है। तो अंडर राइटर क्या काम करेगा? आपको इंश्योर करेगा, आपको सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस देगा कि भाई देख, मैं ठेका लेता हूं तेरी कंपनी के, तेरे 90% शेयर्स मैं बिकवाऊंगा। 90% शेयर नहीं बिके तो कंपनी का इशू फेल हो जाएगा, कंपनी को सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितना इंपॉर्टेंस है इस इंटरमीडियरी का, अंडर राइटर। ठीक है, अंडर राइटर यानी अगर शेयर्स नहीं बिके, यानी लिमिट से, एक लिमिट हम असाइन कर देंगे, उस लिमिट से अगर उस लिमिट तक या उससे ज़्यादा शेयर नहीं बिके तो अंडर राइटर एक्टिव हो जाएंगे और वो खुद शेयर बिकवाएंगे या खरीदेंगे। ठीक है, आइए, अंडर राइटर की अपॉइंटमेंट हमने कर दी। हमने पहले क्या करी, जनरल कंडीशंस फॉलो कर दिए, फिर हमने जनरल कंडीशन मर्चेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट कर दी, फिर दूसरे इंटरमीडिएट्स की अपॉइंटमेंट कर दी, फिर हमने फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी किया, फिर हमने प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ले ली, फिर इतने बिटवीन हमने फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट हमने आरओसी को, डीएससी को फाइल कर दिया, फिर हमने अंडर राइटर को भी अपॉइंट कर दिया। जब अंडर राइटर की अपॉइंटमेंट हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आइए, अब इशू ओपन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओपन ऑफ इशू। अब यहां से अगली कार्रवाई होगी
कि इशू को ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। अब पब्लिक क्या करेगी, अपने एप्लीकेशन करेगी, ठीक है, अपने शेयर्स को अप्लाई करेगी। शेयर्स को अप्लाई जब करेगी और खरीदेगी, अब शेयर्स या तो बहुत ज़्यादा खरीदे जाएंगे या कम खरीदे जाएंगे। तो पीछे में जब मैं आपकी उसमें था, जब मैं आपकी एज में था, तो जब मैं ये पढ़ रहा था, ये सब चीज़ें पढ़ रहा था, तो उसी टाइम रिलायंस का एक इशू आया था। तो मैंने जो किताबों में पढ़ा उसे सीखने के लिए रिलायंस के इशू में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो किताबों में मैंने पढ़ा वो प्रैक्टिकली मैंने साथ साथ करके देख लिया। तो मुझे सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए आपके ज़माने में। अब आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये किसी से नहीं पढ़े थे। मैंने ये जब किताबों में पढ़ा, जब मैं आपकी जब उसी टाइम जब ये मैं आपको भी ये बता रहा हूँ तरीका, और आप भी कर सकते हैं ये। देखो, जिंदगी के 3 काम ऐसे हैं जो आप इन्वॉल्वमेंट से सीखते हैं। आप किसी के बताने से नहीं सीख पाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत ज्ञान आपको मिल जाएगा, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगी, हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ होता है, ये काम ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। जब मुझे कार चलानी नहीं आती थी, तो मेरा एक दोस्त था, उसके पास मारुति 800 थी। तो उसने मुझे, हम बैठे थे एक दिन, क्रिकेट खेल रहे थे, तो खेलते खेलते थक गए। तो मैंने उससे कहा, यार तू ये कार चलाता है तो ये गियर क्या होते हैं, गियर। तो उसने मुझे और ये कैसे लगते हैं, तो उसने मुझे एक एच बना के गियर का कंसेप्ट बताया कि इस एच में एक ये लीवर यहाँ लगा दिया, इसको ऊपर करेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा। उस टाइम 4 गियर आते थे, 5 गियर वाली कार नहीं आती थी जब मैंने कार चलानी सीखी थी। तो इंडिया में मारुति 800 कार आती थी, ये बड़ी बड़ी कारें नहीं आई थी उसमें। तो अब मिट्टी पर उसने एच बनाया, और एच बनाकर मुझे कहा, देख ये पहला गियर होता है, यहाँ पहला गियर होता है, ये दूसरा गियर होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, और ये रिवर्स होता है, ये रिवर्स गियर होता है, ठीक है। और ऐसे उसने मुझे बता दिया गियर का कंसेप्ट। मैं समझ तो गया कि ऐसे, मैं वो लीवर होता है बीच में, उसे ऊपर कर दूंगा तो पहला हो जाएगा, नीचे कर दूंगा तो दूसरा हो जाएगा, और फिर तीसरा, फिर चौथा। गाड़ी अगर पीछे घुमानी है तो फिर ये रिवर्स गियर, इस पे लिखा होता है आर, रिवर्स गियर, इस पे आर लिखा होता है वहां पे। तो मुझे पता तो चल गया, लेकिन जब तक मैं हॉट सीट पर बैठा नहीं और मैंने जब तक वो अपने हाथ से गियर शिफ्ट करके देखे नहीं, तो तब तक मुझे पता नहीं चला एक्चुअली ये है क्या चीज़। तो बेटा 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इन्वॉल्वमेंट से आती हैं। पहली चीज़ है स्विमिंग, दूसरी चीज़ ड्राइविंग, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो स्कूटर चलाना हो, चाहे वो कार चलानी हो। पहली चीज़ क्या बोली? स्विमिंग। आप स्विमिंग के ऊपर किताबें पढ़ते जाइए, एक नहीं आप 1 लाख किताबें पढ़ लीजिए। जब तक कपड़े उतार के स्विमिंग पूल में नहीं कूदोगे, जब तक तैरना नहीं आएगा। आप किताबों से थोड़ी ज्ञान मिल जाएगा आपको। हाँ, पता लग जाएगा कि सांस को कब रिलीज करना है, कब छोड़ना है, कब पैर को आगे पीछे अपने पुश करना है, कब हाथ को आगे फॉरवर्ड करना है, ये सब ज्ञान आपको मिल जाएगा। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग, बटरफ्लाई क्या होती है, ये क्या होता है, फलाना क्या होता है, ये सब बातें पता चल जाएंगी आपको। लेकिन जब तक स्विमिंग पूल में कूदोगे नहीं, जब तक तैरना नहीं आएगा। करके देख लो, खाली किताबें पढ़ते रहो, कूदना मत, और फिर मुझे तैर के दिखा दो, ठीक है। शाबाश, आप जो कहोगे मैं आपके लिए वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो कुछ इस तरह का काम है ये नॉलेज ऑफ कैपिटल मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट। हम क्या कर रहे हैं? हम किताबें पढ़ने सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम किताबें पहले पढ़ने की? क्योंकि हमें अभी एग्जाम भी पास करना है। हमारी अप्रोच गलत भी नहीं कह सकते हम, ठीक अप्रोच है हमारी। लेकिन यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा, ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी से बात सुनना मेरी। मैं देखो, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके, सबसे बड़ी बात कि देखो, जब आप आपके पैसे की इन्वॉल्वमेंट की बात आएगी तो यहाँ पे बेटा बहुत दिक्कत वाली बात आ जाती है, ठीक है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, अगर आपके पेरेंट्स आपको इजाज़त दें, ठीक है, तो आप किसी पब्लिक इशू में शेयर्स को सब्सक्राइब करके देखना और पूरे इशू को समझना। जो बातें हम यहाँ पढ़ेंगे, कंपनी वो काम कैसे कैसे कर रही है, और मैं आपके कोशिश करूंगा कि मैं किसी पब्लिक इशू को डिटेल में यहाँ डिस्कस करूं, ठीक है। लेकिन
वही बात है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये बात नहीं है कि ऐसा ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप इस काम को प्रैक्टिकली करके देख लेंगे तो आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही पता लगेगा कि अच्छा अब ये काम होएगा, अब ये काम होगा, अब ये काम होगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा था कि जब मैं था इस आपकी उम्र में, तो मैंने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया था और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात आई थी। तो रिलायंस का शेयर पहले घंटे में ही, यानी कंपनी ने 100 रुपये इशू किए थे तो 600 रुपये के शेयर्स बिक गए थे पहले घंटे में ही। विद इन 1 आवर इशू वाज 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने 100 शेयर इशू किए हैं और आपको 101 शेयर की एप्लीकेशन मिल गई है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो आपको अपने पिछले पॉइंट में हमने अंडरराइटर की बात करी, तो अंडरराइटर की अपॉइंटमेंट होगी और अंडरराइटर क्या इंश्योर करेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाए, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंश्योर करेगा। और लेकिन रिलायंस की मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो छोड़ो कि एक घंटे में, पहले एक घंटे में इशू वाज 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड। 6 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन पहले घंटे में हो गया था ओपन होते ही। ठीक है। तो जब इशू ओपन होगा तो कंपनी का सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन कंपनी का किस चीज के ऊपर होगा, रिसीप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट स्टेप है रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। इशू ओपन हो गया, ओपन होने के बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगी या नहीं। ठीक है बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गई आपको। फिर इसके बाद आप दो काम करेंगे। ठीक है। आप उन शेयर्स को देखो, एग्जैक्टली तो ऐसा बहुत कम होगा कि आपने 100 शेयर इशू किए, 100 शेयर इशू किए और 100 ही एप्लीकेशन आपको मिली। एप्लीकेशन आपको हो सकता है कम भी मिले 100 से, और हो सकता है कि ज़्यादा मिले। तो किसको शेयर देने हैं, और अगर ज़्यादा एप्लीकेशन मिली है तो आपने रिफंड भी करना है। ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीट हो गई, इसका मतलब इशू कामयाब हो गया। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीट नहीं हुई तो सबको ही पैसा रिफंड करना है। तो ये चीज़ आपको सारा पैसा वापस करना है या अलॉटमेंट करनी है, ये डिपेंड करता है पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीट होने के बाद तो फिर आप देखेंगे कि किसको अलॉटमेंट करनी है, क्या किसी को रिफंड भी करना है या नहीं करना। तो अलॉटमेंट प्रोसीजर चलेगा, रिफंड प्रोसीजर चलेगा कब, जब व्हेन यू ऑब्टेन एज इशूअर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस पूरी क्लास को मैं एक बारी आपके साथ रिवाइज करवाना चाहता हूँ। मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि आज हमने क्या क्या काम किए हैं, आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। बेटा देखो बेटा, हमने शुरू में क्या करा, हमने आपके साथ शुरू में क्या डिस्कस किया कि सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2009 हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं आज। ठीक है। और सेबी है ना, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन, अच्छे से नाम याद कर लीजिए बेटा। नाम आपके आज के बाद ये नाम अच्छे से आपको माइंड में फिट हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी, फिर हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ी। इंट्रोडक्शन में हमने इसका क्या पढ़ा, आइए समझते हैं। दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड, नाम क्या है इनका, आईसीडीआर। नाम क्या है, आईसीडीआर। ये आए कहाँ से हैं, ये सेबी को पावर दी गई थी सेक्शन 30 के अंदर कि वो मार्केट को रेगुलेट करे। तो सेबी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अंडर सेक्शन 30 ये आईसीडीआर, सेबी एक्ट में ये सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 को ढूंढने निकलोगे तो सेबी एक्ट को खोजना, सेबी एक्ट में ये सेक्शन 30 मिलेगा। तो सेक्शन 30 में ये पावर है कि सेबी मार्केट को रेगुलेट कर सकती है। तो सेक्शन 30 में सेबी के पास ये पावर आ गई। और ये इफेक्टिव कब हुए, याद रखना बेटा, 26/8/2009 से ये इफेक्टिव हैं। यानी 26/8/2009 के बाद कोई अगर इशू आएगा, इससे पहले भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, मैं बाद में लेटर ऑन चर्चा करूंगा कि 26/8/2009 से पहले क्या पोजीशन थी। हम बाद में आने वाले सेशंस में भी उस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ ये नॉन एप्लीकेबल है। दीज रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू पब्लिक इशू, पब्लिक इशू में ये एप्लीकेबल है।
राइट इशू में भी ये एप्लीकेबल है। वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड इज ₹50 लाख और मोर, तो वहां पे राइट इशू में भी ये एप्लीकेबल है। और एप्लीकेबिलिटी पढ़ने के बाद एप्लीकेबिलिटी में 6 पॉइंट्स थे। तीसरा पॉइंट था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाय अ लिस्टेड इशूअर कर रहा है, तो वहाँ पे ये 2009 एप्लीकेबल होंगे। एन इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडिया में फॉरेन कंपनी शेयर इशू कर रही है, आईडीआर इशू कर रही है। जब आप आईडीआर पढ़ेंगे तो साथ में जीडीआर और एडीआर भी पढ़ेंगे। प्रेफरेंशियल इशू हो रहा है जी, वहाँ भी एप्लीकेबल है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय अ लिस्टेड इशूअर, तो वहाँ भी ये इशूअर है, वहाँ भी ये एप्लीकेबल है। नॉन एप्लीकेबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि कहाँ ये नॉन एप्लीकेबल हैं, जहाँ पे SAST 2000 से भी SAST 2000 एप्लीकेबल हो जाएंगी, तो वहाँ पर ये क्या है, नॉन एप्लीकेबल है। यानी जो काम SAST के दौरान होगा ऑफर का, उसमें पब्लिक ऑफर जो होगा SAST 2011 में, वहाँ पे ICDR 2009 एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसके बाद बेटा ये सब करने के बाद हमने इस प्रोसेस को हमने शुरू किया और हमने एक पूरा डायग्राम टाइप बनाया कि कॉमन कंडीशंस पहले हम देखेंगे फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस कहाँ दी हैं, रूल 4 में दी गई हैं। फिर हम करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद हम दूसरे इंटरमीडियरीज की अपॉइंटमेंट करेंगे। आने वाले सेशंस में सीखेंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। मैं प्री इशू, पोस्ट इशू और ड्यूरेशन इशू क्या क्या काम होंगे, वो सारे चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्री इशू क्या काम होंगे, पोस्ट इशू क्या काम होंगे और ड्यूरेशन इशू के दौरान क्या क्या काम होंगे, उन सब चीज़ों को हम यहाँ क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी फाइनल नहीं, तो ऑफर डॉक्यूमेंट दो तरह का होगा, एक ड्राफ्ट एक फाइनल। फाइनल जो होगा वो आरओसी को जाएगा, ड्राफ्ट जाएगा सेबी को, सेबी को फाइनल भी जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले एक बार ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट भेज दोगे कि हमने पब्लिक इशू करने के लिए जो ऑफर डॉक्यूमेंट, आप टीवी में और रेडियो में ऐड सुनते हैं ना, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, पहले बड़ी स्पीड से बोलते थे, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पहले वो तेज तेज बोलते थे। फिर सेबी ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि आराम आराम से बोलो। आजकल ऐसे बोलते हैं, आप, मैं बोल के दिखाता हूँ, रेडियो पे ये आती है, इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। एक रेडियो में अक्सर ये लाइन आपने सुनी होगी, टीवी में अक्सर ये लाइन सुनी होगी। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, लेकिन उस ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिक के पास इशू करने से पहले सेबी के पास ड्राफ्ट फॉर्म में जाना है, सेबी उसमें सजेशन करेगी। इसके लिए पर्टिकुलर एक एक स्टेप के ऊपर डायग्राम बनाऊंगा बेटा, एक जबरदस्त डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि अब ये काम हो रहा है, देखो अब ये काम हो रहा है, और जान निकाल दूंगा मैं इस कंसेप्ट का, पोस्टमार्टम कर दूंगा, कोई भी एम्बिग्यूटी आपको नहीं रहेगी। फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, सेबी के साथ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है। फिर ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरएससी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है, और अगर एक से तो जरूर लेनी है, अगर एक से ज़्यादा है तो प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है, यानी दोनों से लेनी है आपने। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब अगर एक से ज़्यादा है तो दोनों से लेनी है। फिर क्या करना है, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करना है, किसको, आरओसी को करना है, एक आरओसी को जरूर करना है और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को जरूर करना है, इन दोनों को तो जरूर करना है, आरओसी को भी जरूर करना है और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को भी जरूर करना है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स की अपॉइंटमेंट करनी है, और अंडरराइटर्स क्या इंश्योर करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंश्योर करेंगे आपके लिए। इसके बाद बेटा क्या करना है आपको, इसके बाद ओपन ऑफ